हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चित्र वाले क्वेश्चंस को जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए होने वाले हैं। एंड आपके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पास होने का कोई तरीका बता दीजिए, कोई जुगाड़ बता दीजिए। तो फाइनली ये आपके लिए पास होने का जुगाड़ ही है, क्योंकि आप जानते हैं आपके ITI CBT एग्ज़ाम में चित्र वाले क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 15, यानी मैं आपसे कहूँगा 15 से 20 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी में चित्र वाले ही रहते हैं। तो अगर आप चित्र वाले क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आप पास तो बड़े ही आसानी से हो जाएंगे, है ना। ट्रेड थ्योरी में पास होने के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको 70+ डायग्राम वाले क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके CBT एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा भी रहे हैं, है ना। तो आपको एक भी क्वेश्चन चित्र वाला बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। यकीन कीजिए और इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए, आपका एग्जाम में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी ई बुक की। ये ई बुक मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगी? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ये जो डायग्राम वाले PYQs होते हैं जो हर साल CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने इस ई बुक में डाले हैं। तो ये ई बुक आपको मिलेगी RV ट्यूशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, RV ट्यूशन क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। चलिए, अभी तक तो हमने बात कर ली कि ये PDF कहाँ पर मिलेगी और इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, है ना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया DC जनरेटर में X के मार्क किए गए पार्ट का नाम बताइए। ये आपके पास DC जनरेटर का एक पार्ट है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। X से रिलेटेड ये X वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे, ये वाला, है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चा जानता है भैया, क्या कहते हैं इसे? कम्यूटेटर रेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर रेजर। और ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कम्यूटेटर रेजर इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर C, और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन था तो इसलिए आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि DC जनरेटर का नाम क्या है ना। यहाँ पर आपको एक DC जनरेटर दे दिया गया है, आपसे बोल रहा है कि इसका नाम क्या है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? मैंने कहा सबसे पहले आप एरो की डायरेक्शन देख लीजिए, है ना। एरो की डायरेक्शन क्या है भैया? सेम है, तो हम क्या यूज़ में लेते हैं? कॉम्युलेटिव। क्या यूज़ में लेते हैं? कॉम्युलेटिव। अगर एरो की डायरेक्शन विपरीत है यानी अपोजिट है, क्या है? अपोजिट है, तो हम क्या यूज़ में लेते हैं भैया? तो हम यूज़ में लेते हैं डिफरेंशियल। क्या यूज़ में लेते हैं? डिफरेंशियल। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर एरो की डायरेक्शन कैसी है? एक एरो यहाँ पर जा रहा है और एक एरो यहाँ पर जा रहा है, मतलब एरो की डायरेक्शन क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। और जब भी अपोजिट होती है तो हम यूज़ में लेते हैं डिफरेंशियल, यानी कम्युलेटिव वाले तो होंगे नहीं, तो कम्युलेटिव वाले तो वैसे ही आंसर नहीं होंगे, तो इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए डिफरेंशियल इसमें भी है, इसमें भी है। बात आती है कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये हमारा आर्मेचर है, ये सीरीज में वाइंडिंग जुड़ी है, तो ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी? सीरीज वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग किस में जुड़ी है? आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? शंट वाइंडिंग कहते हैं। और जब भी दोनों वाइंडिंग होती है तो हमें किसे देखना होता है? हमें शंट वाइंडिंग को देखना है, और शंट वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को देखना है कि वो किस किस को कवर कर रहा है। चलिए, यहाँ से यहाँ तक इसने कवर किया, मतलब इसने दोनों चीज़ों को कवर कर लिया, आर्मेचर को भी, फील्ड वाइंडिंग को भी, है ना। और जब ये दोनों चीज़ों को कवर कर लेता है तो हो जाता है लॉन्ग शंट। अगर ये चाहता, है ना, अगर ये चाहता तो ये सिर्फ क्या कर सकता था? तो ये सिर्फ आर्मेचर को कवर कर सकता था, इसे ये छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। अगर ऐसा होता तो ये शॉर्ट शंट हो जाता, क्योंकि इसने इसे छोड़ दिया, है ना। लेकिन इसने क्या किया है भैया? इसने जो है दोनों को कवर किया है, आर्मेचर को भी कवर किया है, और साथ में किसे कवर किया है? फील्ड वाइंडिंग, जो हमारी सीरीज वाइंडिंग है ना, इसे भी कवर किया है। मतलब इसका दिल क्या है? बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग शंट हो जाएगा, है ना। तो लॉन्ग शंट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर A में है, लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो फाइनली आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, B आपका सही नहीं होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। B C D में से आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे मैंने इसलिए टाइम लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि भैया DC जनरेटर में X के मार्क किए गए पार्ट का नाम बताइए। यहाँ पर हमारे पास क्या है? DC जनरेटर का एक पार्ट है ना, और कह रहा है कि ये X से जो दर्शाया गया है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या है ये हमें बताना है। और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर C के साथ। पोल शू होता है, पोल कोर नहीं होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल शू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है DC जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आपके लिए DC जनरेटर का एक चित्र दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है? ये आपका सर्किट A है,
ये आपका सर्किट बी है। मैंने अलग अलग क्यों बताया, क्योंकि भैया ये अलग अलग है, कंबाइंड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी वायर इससे कनेक्ट नहीं है, यानी ये क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्किट क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। आपने ध्यान से देखा होगा तो ये बिल्कुल अलग अलग है ना, सेपरेट है ना। ये अपने आप में अलग एक सर्किट है और ये अलग एक सर्किट है, मतलब सेपरेट है। तो किसके साथ जाएंगे, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। कहाँ पर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डीसी जनरेटर की फील्ड का नाम बताइए। यहाँ पर डीसी जनरेटर ना दे करके आपको क्या दिया है, फील्ड दी है ना, और फील्ड को देख करके आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, कौन सा डीसी जनरेटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एरो की डायरेक्शन आपको देखनी है ना। अगर एरो की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है, तो यूज़ में क्या लेते हैं, कॉम्युलेटिव। क्या लेते हैं, कॉम्युलेटिव। अगर एरो की डायरेक्शन विपरीत है, यानी क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या यूज़ में लेते हैं भैया, डिफरेंशियल। क्या यूज़ में लेते हैं, डिफरेंशियल। तो अब आप यहाँ पर एरो की डायरेक्शन देखिए ज़रा। यहाँ पर ये इन कर रहा है ना, और यहाँ पर ये आउट कर रहा है ना, और यहाँ पर ये इन कर रहा है और यहाँ पर ये आउट कर रहा है, मतलब एरो की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे एरो की डायरेक्शन क्या है, सेम है बिल्कुल, है ना। तो ये भैया सेम है एरो की डायरेक्शन, तो क्या यूज़ में लेंगे, कॉम्युलेटिव यूज़ में लेंगे। तो कॉम्युलेटिव आपको कहाँ पर दिख रहा है भैया, कॉम्युलेटिव हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही कॉम्युलेटिव है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है भैया डीसी जनरेटर के भाग का नाम बता दीजिए। ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट होता है और इसका नाम हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा। इसे हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं, और एक इसका दूसरा नाम और होता है भैया, क्या होता है, फ्रेम। क्या कहते हैं, फ्रेम। इसे हम योक या फ्रेम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा भैया, योक और फ्रेम, है ना। योक और फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए क्या है। ये भी क्या है, डीसी जनरेटर का भाग है, और इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था ये क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। पोल शू लेमिनेशन नहीं है, ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए क्या है। ये हमारे पास डीसी जनरेटर का एक भाग है और इसका नाम बताना है आपको क्या है। तो ये बेरिंग की तरह लग रहा है कुछ, है ना, बेरिंग की तरह देखने में लग रहा है। तो देखिए बेरिंग हमें ऑप्शन 2 में ही दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि इतना तो आपको पता लग गया कि ये बेरिंग की तरह है। अब ये बेरिंग कौन सा है, ये रोलर बेरिंग है या फिर बॉल बेरिंग है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये बॉल बनी हुई है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी ये बॉल बनी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, बॉल बेरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉल बेरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है किन वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाएगा। पहला आपसे ये वाला पूछ लेगा कि इसको एक्स बना करके पूछ लेगा कि इसका नाम बताइए, या फिर आपको ये वाला एक्स बना करके पूछ लेगा और कहेगा कि इसका नाम बताइए। तो याद रखेंगे, दोनों को मैं समझाने वाला हूँ, दोनों का मतलब क्या होता है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर ऊपर वाला पूछेगा तो ये क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है। और नीचे वाला अगर आपसे पूछेगा तो क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसे आप याद रखिएगा, ऊपर वाला पूछेगा तो आर्मेचर रिएक्शन, नीचे वाला पूछेगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। ये अल्टरनेटर है और इसके भाग का नाम, अल्टरनेटर का भाग है और इसका आपको नाम बताना है। क्या ये रोटर लग रहा है आपको, देखिए रोटर तो लग रहा है ये, है ना, रोटर की तरह कुछ देखने में लग रहा है, लेकिन ये रोटर कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए स्टेटर और ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि हमें ये रोटर देखने में लग रहा है। अब ये सैलिएंट पोल रोटर है या फिर स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर है, ये आपको बताना है। तो ये आपको कैसा लग रहा है, सैलिएंट पोल रोटर आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल तो इस तरह से होता है, लेकिन ये तो सिलेंड्रिकल शेप में है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, सैलिएंट पोल रोटर कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11,
और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि अल्टरनेटर का प्रकार आपको बताना है क्या है। ये आपके सामने यहाँ पर अल्टरनेटर दे दिया है और इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में आपको कहीं पर ब्रश दिख रहा है? ब्रश दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना, ब्रश है ही नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रशलेस अल्टरनेटर। कहाँ पर आपको दिख रहा है? ब्रश रहित अल्टरनेटर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कन्वर्टर का नाम बताइए क्या है। ये आपके सामने एक कन्वर्टर दे दिया है, इसका आपको नाम बताना है, इस कन्वर्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना इस चित्र में, तो ये क्या लगे पड़े हैं? ये हमारे SCR कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? SCR, है ना, SCR। और SCR की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि कन्वर्टर का नाम बताइए क्या है ना। ये आपके सामने एक कन्वर्टर दे दिया है और इसे आपको देख करके बताना है ये कौन सा कन्वर्टर है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है? रोटरी कन्वर्टर है। रोटरी कन्वर्टर क्यों कहते हैं? देखिए कन्वर्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर ये 3 फेज ले रहा है ना, मतलब AC करंट ले रहा है और इसे क्या कर रहा है? DC में कन्वर्ट कर रहा है। AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कौन करता है भैया? कन्वर्टर ही करता है। तो यहाँ पर कौन सा कन्वर्टर है? ये रोटरी कन्वर्टर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि हमसे कह रहा है रोटरी कन्वर्टर के भाग X का कार्य बताइए। ये रोटरी कन्वर्टर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कह रहा है इस वाले भाग का नाम बताइए। X करके दे दिया, इस वाले भाग का क्या नाम होता है ये आपको बताना है। तो ये क्या करता है? जो DC करंट, जो AC को DC में जो कन्वर्ट कर रहा है ना जी, ये AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये DC करंट है ना, वो इकट्ठा करने का काम करता है। ये क्या करता है? DC करंट को एकत्रित करने का काम करता है। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको? वितरित प्रत्यक्ष धारा को एकत्रित करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये करता क्या है? वितरित जो DC प्रत्यक्ष धारा है, DC करंट है, उसे क्या करता है? एकत्रित करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15 नंबर आ चुका है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रतीक का नाम बताइए। यहाँ पर आपको ये प्रतीक दे रखा है, उसका आपको नाम बताना है। और ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? गेट से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया था गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आपको गेट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार गेट के बारे में। एक आपका और गेट होता है, एक आपका एंड गेट होता है और एक आपका एंड गेट, एक आपका नॉट गेट होता है। कौन सा होता है? नॉट गेट होता है ना। तो इन्हें मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम इनके जो सिंबल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो और गेट हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ये हमारा और गेट होता है। एंड गेट कैसा देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है। इन दोनों में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, जबकि नॉट गेट हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है और इसमें 1 इनपुट और 1 ही आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये हमारा नॉट गेट होता है। अब नॉट और को मिला करके ही क्या नॉर गेट बनाया जाता है? नॉर गेट, है ना। नॉर गेट कैसा दिखता है? नॉर गेट ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर एक गोली आ जाएगी तो ये नॉर गेट हो जाएगा। नैंड गेट कैसे बनेगा? NAND। एंड और नॉट को मिला करके एक गेट बनाया जाता है जो कि कैसा होता है? ऐसा होता है। इस पर गोली लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो अब आप मुझे बताइए ये कौन सा गेट है? तो यहाँ पर ये आपको एंड गेट देखने को लग रहा है ना, लेकिन एंड गेट तो है, लेकिन यहाँ पर ये गोली बना दी है ना। यानी एंड गेट तो ये है लेकिन गोली बढ़ गई, मतलब एन और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? नैंड। तो ये हमारा कौन सा गेट है? नैंड गेट है ना। तो कहाँ पर दिख रहा है? 2 इनपुट नैंड गेट। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन हमसे क्या रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम बताइए। ये आपके पास एक सिंबल है, इसका नाम आपको बताना है ये क्या है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? डायक होता है ना। ट्रायक भी होता है। ट्रायक क्या होता है? ट्रायक हो जाता, अगर ये इस तरह से होता तो ये ट्रायक हो जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये अभी डायक है। तो डायक राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी में। तो डायक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमसे कह रहा है एम्पलीफायर का नाम बताइए। यहाँ पर ये एम्पलीफायर दे रखा है और इसको ज़रूर याद रख लेना क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका क्लास बी पुल पुश एम्पलीफायर है। क्या है? क्लास बी पुल पुश एम्पलीफायर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है
और ये हमसे कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है और इसमें आउटपुट वोल्टेज हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर वायर क्या है भैया, टूटा हुआ है ना। यहाँ पर ये वायर क्या है, टूटा हुआ है। और जब वायर टूटा हुआ है तो क्या आपको आउटपुट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा, नो आउटपुट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, आपका यहाँ पर ये फ़ैन है ना, और फ़ैन आपका चल रहा है, कब चलेगा, जब इसे न्यूट्रल और फेज़ दोनों मिलेगा। मैंने अगर बीच में से वायर काट दूंगा तो क्या ये पंखा चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो सेम इसमें आउटपुट हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में से वायर क्या है, टूटा हुआ है, यानी ओपन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नो आउटपुट इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है आपके सामने। कह रहा है सत्य तालिका ट्रुथ टेबल किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। और मैंने आपको बताया था ट्रुथ टेबल से रिलेटेड यानी सत्य तालिका से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है ना। यहाँ पर क्या लिखा है 0 1 1 0, उसे आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन दी हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। नॉट गेट की तो चलिए होती नहीं, आपको 2 याद रखना है, 2 नहीं बल्कि 4 आप याद रखिएगा, है ना। देखिए और गेट, एंड गेट और नॉर गेट और नैंड गेट, इन चारों को आपको याद रखना है। देखिए जो आपका और गेट होता है इसकी एक्सप्रेशन होती है a+b, एंड गेट की होती है a.b, नॉर गेट की होती है a+b और ऊपर एक डंडा जाता है क्योंकि यहाँ पर n है। एंड गेट की क्या होती है a.b होती है ना, तो a.b लिखेंगे, n है तो ऊपर एक डंडा बढ़ा देंगे, तो ये आपकी एक्सप्रेशन हो जाती है नैंड गेट की। तो ये 4 एक्सप्रेशन आप याद रख लीजिए, बस काफ़ी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये कौन सी एक्सप्रेशन है, a.b वाली है ना। a.b मतलब एंड गेट की है, तो एंड गेट आपको कहाँ पर दिख रहा है, एंड गेट ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आप आंसर तभी बता पाएंगे जब आपको एक्सप्रेशन पता होगी। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है ना तो अभी आपका इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि आप याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि चर प्रतिरोध, चर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 का काम क्या है। यहाँ पर एक सर्किट आपको दिखाया गया है, इसमें R1 जो है ना वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि इसका काम क्या है, तो ये करता क्या है, क्या करता है, ट्रैक को क्या करता है, ट्रिगर करता है। क्या करता है, ट्रैक को क्या करता है, ट्रिगर करने का काम करता है। ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर हमने C1 के माध्यम से L1 को क्यों जोड़ा है, मतलब C1 कहाँ पर है, C1 है ना। तो देखिए C1 के माध्यम से हम L1 को क्यों जोड़ रहे हैं, इससे हम क्यों जोड़ रहे हैं ये आपको बताना है ना। तो देखिए डीसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए, सकारात्मक फीडबैक के लिए या फिर नकारात्मक फीडबैक के लिए या फिर ट्रांजिस्टर अभिनत के लिए। तो याद रखिएगा हम C1 को L1 से इसलिए जोड़ रहे हैं जिससे कि हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले, किसके लिए, सकारात्मक फीडबैक के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार आपको बताना है क्या है। ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर सर्किट है, इसमें आपको फंक्शन का काम बताना है क्या है। तो ये आपको स्विचिंग वाला लग रहा है ना, यहाँ पर क्या है, ये आपका स्विचिंग डिवाइस है। तो आपका राइट आंसर जाएगा स्विचिंग, ऑप्शन नंबर ए, स्विचिंग डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे। टेबल आएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। A+B लिखा है, A+B, लेकिन ऊपर एक डंडा भी है। तो मैंने आपको बताया था A+B किसकी होती है, और की होती है। ऊपर डंडा है तो एक n और बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगी नॉर की। क्लियर है ना, नॉर गेट की है। तो नॉर गेट आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, अगर समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। जो भी आपको डाउट है तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। ध्यान रखिएगा, 2 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर और गेट, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एम्पलीफायर का प्रकार आपको बताना है क्या है, और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको पता करना है। देखिए अगर आपको इस तरह से सर्किट देगा और पूछेगा कि एम्पलीफायर का प्रकार बताइए कौन सा है, तो आपको करना क्या है, C1 को देखना है और C2 को देखना है।
C3 अगर है तो उसे आप सबसे पहले भूल जाइए, C3 है ही नहीं, हमें सिर्फ C1 और C2 से मतलब होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है, ये क्या है भैया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में क्या क्या बना होता है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एरो वाला क्या होता है आपका, एमीटर होता है, और जो खड़ी लाइन होती है वो क्या होता है, बेस होता है, और बचा हुआ कलेक्टर होता है। तो ये आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अब आप मुझे बता दीजिए इसमें कौन सा क्या है ना। चलिए यहाँ पर आप बताइए एमीटर कौन सा होगा, तो ये एरो वाला है तो ये आपका एमीटर हो जाएगा। ये खड़ी लाइन है तो ये आपका बेस हो जाएगा। बचा हुआ कौन सा होता है, कलेक्टर होता है। क्लियर है, बेस, एमीटर और कलेक्टर पहचान करना आ गया, है ना, इस तरह से। अब आपको देखना है कि जो C1 है वो किसके साथ जुड़ा है, तो C1 किसके साथ जुड़ा है भैया, C1 आपका जुड़ा है किसके साथ, बेस के साथ। क्लियर है, C1 बेस के साथ जुड़ गया। जो C2 है वो किसके साथ जुड़ा है, C2 जुड़ा है भैया कलेक्टर के साथ, C2 जुड़ गया कलेक्टर के साथ। क्या E किसी से जुड़ा है, जो एमीटर हमारा होता है एमीटर किसी के साथ जुड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, एमीटर क्या है, खाली है यहाँ पर, है ना। और जो खाली रह जाता है उसी को हम क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, C1 के साथ तो बेस जुड़ गया, C2 के साथ तो कलेक्टर जुड़ गया, लेकिन एमीटर बेचारा खाली रह गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन हो जाता है, क्या होता है, कॉमन हो जाता है ना। तो ये कॉमन हो गया, मतलब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कहाँ पर आपको दिख रहा है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं एक बार आपको यही समझाऊंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं दो चित्र लेकर के आया हूँ, इनमें से आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे पहचान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, C1 और C2 से मतलब होना चाहिए। अगर C1 C2 है, C3 नहीं है तो अच्छी बात है, अगर होता तो C3 को हम भूल जाते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए C1 है और यहाँ पर C2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर में कैसे क्या पहचान करते हैं मैंने आपको बताया था, ये एरो वाला है तो मतलब ये एमीटर हो जाएगा, ये खड़ी लाइन है मतलब ये बेस हो जाएगा, और ये बचा हुआ कलेक्टर हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए C1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो C1 जुड़ा हुआ है बेस के साथ, है ना, C1 बेस के साथ जुड़ गया। और C2 किसके साथ जुड़ा है, एमीटर के साथ। C2 किसके साथ जुड़ा है, एमीटर के साथ। क्या कलेक्टर किसी के साथ जुड़ा है, कलेक्टर किसी के साथ नहीं जुड़ा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं, C1 की शादी हो गई बेस के साथ, C2 की शादी हो गई एमीटर के साथ, और जो कलेक्टर है वो क्या है, खाली रह गया, वो सिंगल रह गया, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कलेक्टर कॉमन क्यों करा हमने, क्योंकि कॉमन किसी संधारित्र के साथ नहीं जुड़ा है, किसी कैपेसिटर के साथ नहीं जुड़ा है। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए C1 है, C2 है, C3 नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो C1 किसके साथ जुड़ा है, C1 देखिए ये एरो वाला है, ये आपका एमीटर होगा, खड़ी लाइन आपकी बेस होगी, बचा हुआ आपका कलेक्टर होगा। तो C1 किसके साथ जुड़ा है, एमीटर के साथ। C2 किसके साथ जुड़ा है, C2 आपका जुड़ा है किसके साथ, कलेक्टर के साथ। यहाँ पर कॉमन क्या रह गया, बेस किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो बेस क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो, और एम्पलीफायर वाला क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज का लाभ प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से वोल्टेज का लाभ कौन प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा RL, जो RL रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर दिखाया गया है ना, ये आपका क्या करेगा, ये आपका डिटरमाइन करेगा वोल्टेज गेन को, है ना। यानी जो लाभ होता है वोल्टेज लाभ, उसे क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, है ना, निर्धारित करेगा। तो RL आपका राइट आंसर है। यहीं पर हमारा वही क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। तो देखिए C1 है, C2 है और C3 भी है, तो C3 को भूल जाइए, C3 है ही नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए एरो वाला आपका क्या होता है, एमीटर, खड़ी लाइन आपकी बेस, और बचा हुआ कलेक्टर। तो यहाँ पर देखिए C1 किसके साथ है, बेस के साथ। C2 किसके साथ जुड़ा है, कलेक्टर के साथ। बचा क्या, एमीटर। तो ये कौन सा होगा, एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्लियर है। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन कह रहा है दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। जो दोलक होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटर कहते हैं, तो इसमें हम फीडबैक नेटवर्क का यूज़ क्यों करते हैं। तो हम 180 जो सिग्नल होते हैं उन्हें 180 डिग्री पर फेज शिफ्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये कभी चित्र दे करके भी पूछेगा और बिना चित्र के भी पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर टर्न ऑन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है कि
ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तित करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है, ये आपको बताना है। टर्न ऑन टाइम, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, TON = TD + TR। क्या होता है, TD + TR। ये आपका राइट आंसर जाएगा। टर्न ऑन टाइम बराबर TD + TR। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार कौन सा है। यहाँ पर आपसे ये एम्पलीफायर दे दिया गया और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है ना, कौन सा एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, C1 है, ये C2 है, और यहाँ पर ये एरो वाला क्या होता है, एमीटर। खड़ी लाइन क्या होती है, बेस, और ये कौन सा होता है, कलेक्टर, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए C1 किसके साथ कनेक्ट है, कलेक्टर एमीटर के साथ कनेक्ट है। C2 किसके साथ कनेक्ट है, कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। क्या बेस किसी के साथ कनेक्ट है, तो बेस हमारा सिंगल है, बेस किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। तो जो कनेक्ट नहीं होता है उसे हम कॉमन कर देते हैं। क्या कर दें, कॉमन कर देते हैं। तो बेस को कर देंगे कॉमन, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो कि आपको समझ में आ गया है, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि हमसे कह रहा है एक्स द्वारा चिन्ह डिवाइस का नाम बताइए, है ना। एक्स के द्वारा जो चिन्हित डिवाइस है इसका नाम बताना है। और ये सर्किट आपको मैं बता देता हूँ इसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ पूछता ही है। जैसे ये आपका पूछ लेगा ये क्या है, तो ये आपका ओवरलोड रिले होता है, OLR जिसे कहते हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑफ स्विच होता है ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑन स्विच होता है ना। और ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, है ना। ये आपका क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर हमसे पूछा था ये एक्स वाला भाग, ये तो ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सहायक संपर्क। तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम बताइए, है ना। ये हमारे पास परिपथ है और एक्स से संबंधित यहाँ पर पूछा है। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा क्या होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ये क्या है, OLR, ओवरलोड रिले, है ना, ओवरलोड रिले ट्रिप। ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है वक्र से रिलेटेड और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम बताइए। यहाँ पर ये डीसी ड्राइव का वक्र है और ये आपको बताना है किस किस के बीच में बनाया जाता है। तो ये हमारा होता है स्पीड और टॉर्क के बीच में, है ना। गति बनाम बलागुण विशेषता यानी स्पीड और वक्र का करेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है कि एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम बताइए, है ना। यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये किसका सिंबल है, एसी का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, रेक्टिफायर का सिंबल है। किसका, रेक्टिफायर, है ना। ये किसका सिंबल है, डीसी को एसी में बदल रहा है ना। डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर हो जाएगा। ये आपका क्या है, मोटर है। और मोटर कौन सी है भैया, एसी मोटर है ना, क्योंकि यहाँ पर एसी का सिंबल बना है तो एसी मोटर है। तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए रेक्टिफायर तो होगा नहीं क्योंकि रेक्टिफायर तो ये है ना। यहाँ पर इन्वर्टर तो होगा नहीं क्योंकि इन्वर्टर तो ये है ना। और यहाँ पर एसी मोटर भी नहीं होगा क्योंकि एसी मोटर तो ये है ना। तो यानी मतलब ये ऑप्शन कट जाएंगे, राइट आंसर हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डीसी बस। क्या है, डीसी बस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार आपको बताना है। ये कौन सा स्टेबलाइजर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारा स्टेप वाला जो स्टेप्ड वाला स्टेबलाइजर होता है वो है। जैसे मैनुअली हम स्टेप करेंगे, जैसे 1 पर लाएंगे तो क्या है, कम वोल्टेज मिलेगा। 2 पर लाएंगे तो उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। 3 पर लाएंगे तो उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, हम मैनुअली स्विच कर रहे हैं ना। पुराने टाइम में आते थे स्टेबलाइजर ऐसे, जिसमें हम अपने मैनुअली जो है एक रेगुलेटर दिया जाता था जिससे हम मैनुअली जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करते थे वोल्टेज को, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था में एक्स का नाम बताइए, है ना। ये एक हाइड्रो प्लांट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट है। तो कह रहा है कि इसमें आपको नाम बताना है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये एक्स वाला भाग क्या है। तो मैं आपको सारे भाग बता देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और एग्जाम में आप राइट आंसर लगा करके आएँ। तो ये आपका जल है, जिसे हम क्या कहते हैं, डैम कहते हैं ना, डैम। और ये आपका क्या है, ये आपका सर्ज टैंक है। क्या है, सर्ज टैंक। ये आपका क्या है, वाल्व हाउस है। क्या है, वाल्व हाउस। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये हमारा वाल्व हाउस है। ये हमारा क्या है, पेन स्टॉक है। क्या है, पेन स्टॉक है ना। ये क्या है, बिजली घर है, यानी जहाँ पर बिजली बनती है ना, तो बिजली घर। तो मैंने सारे ही आपको बता दिए। अब तो कुछ भी आपसे पूछे आप बता देंगे, है ना। तो हमसे पूछ रहा था ये वाला, तो ये हमारा क्या होता है, सर्ज टैंक होता है। तो सर्ज टैंक आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्ज टैंक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है सर्किट ब्रेकर का नाम बताइए क्या है। यहाँ पर ये आपको सर्किट ब्रेकर दिया गया है। इस डायग्राम को आप याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं ABCB। क्या कहते हैं, ABCB। ABCB का मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्लियर है, तो इसे हम कहते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है ना। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। इस चित्र में क्या है, ये वाला स्विच की बात कर रहा है, ये क्या है, बंद है ना। मतलब ये चालू ही नहीं है, मतलब इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। और करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, है ना। सर्किट क्या है, पूरी तरह से बंद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर चला जाएगा। जैसे आप अपने फ़ैन को बंद कर देते हैं स्विच से, तो क्या पंखा चलता है, नहीं चलता है ना। तो इसलिए सर्किट पूरी तरह से बंद आपका राइट आंसर चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है OH। OH का मतलब होता है ओवरहेड लाइन, है ना। ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताना है। ये आपके पास एक इंसुलेटर दे दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शैकल इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, शैकल इंसुलेटर कहते हैं। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको शैकल इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, शैकल इंसुलेटर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है, अब आपको इस लाइन इंसुलेटर का नाम बताना है ना। इस लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, मतलब निलंबन प्रकार इंसुलेटर, है ना। ये खड़ा इंसुलेटर होता है तो इसे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। ओके, अगर इस तरह से होता, ये हॉरिजॉन्टल में होता, हॉरिजॉन्टल वाले भी आते हैं इस तरह से, एंड डिस्क लगी होती हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाता है, वो आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो जाता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है 39 नंबर, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंसुलेटर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये आपके पास इंसुलेटर दे दिया है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंगल शेड पिन इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर कहते हैं। अब इसका आकार इस तरह से क्यों बनाया जाता है, क्या आपको किसी को पता है इसका आकार ये अंदर को दबा करके क्यों बनाते हैं, है ना। यहाँ से हमारा कंडक्टर जाएगा इस तरह से, लेकिन ये इधर से दबा करके क्यों बनाया जाता है, ये आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि बारिश जो होती है ना, अगर ये ऐसा नहीं बनाते तो क्या होता, बारिश का पानी यहाँ पर ठहरता, बारिश का पानी ठहरता तो यहाँ पर स्पार्किंग होती, वायर कट सकता था, अर्थिंग हो सकती थी, बहुत से प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती। तो इसलिए इसे ऐसा बनाया जाता है जिससे कि बारिश का पानी आए तो इस तरह से क्या है, ये टपक जाए, है ना। बारिश का पानी आएगा तो नीचे की ओर टपक जाएगा, यानी इस पर पानी नहीं रह पाएगा। तो पानी नहीं रहेगा तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए इसे ऐसा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार आपको बताना है क्या है। इसका आपको नाम बताना है, इस जॉइंट का नाम क्या है। तो इसे हम कहते हैं ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, यानी ACSR जॉइंट, है ना, कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर का नाम बताइए क्या है। यहाँ पर आपके सामने सिंगल फेज की मोटर है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। अब ये परमानेंट क्यों हुई, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच इस तरह से लगा रहता तो ये क्या हो जाता, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक जो ऑक्सिलरी स्विच नहीं है, मतलब ये क्या है, कैपेसिटर परमानेंट है।
है ना, परमानेंट है, तो इसलिए इसे कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच का काम क्या होता है, जैसे आपकी मोटर 75% की स्पीड पकड़ लेती है तो ये क्या करता है, इसे यहाँ से बंद कर देता है, मतलब कैपेसिटर का काम हट जाता है, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका काम हट जाता है, फिर वो रनिंग वाइंडिंग पर चलती है ना। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, और ये आपसे कह रहा है कि एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करती है, ये आपको बताना है। ये आपकी सिंगल फेज मोटर ही है, ये किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना। 2 कैपेसिटर लगे हैं, मतलब एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए होगा और एक रनिंग वाइंडिंग के लिए होगा। आपकी रनिंग वाइंडिंग और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो एक आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का हो गया, एक रनिंग वाइंडिंग का। तो स्टार्ट कैसे हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, देखिए कहाँ पर लिखा है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्स मोटर, है ना, ये आपका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, और ये हमसे कह रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। ये हमारे पास एसी सिंगल फेज की मोटर है और इसका आपको नाम बताना है क्या है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो वही बात मैंने आपको बताई थी, ये कैपेसिटर है ना, ये आपकी ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगा है, ऑक्सिलरी स्विच लगा है ना, ऑक्सिलरी स्विच। ये क्या करता है, मैंने आपको बात बताई कि ये क्या करता है, जैसे ही आपकी मोटर 75% की स्पीड पकड़ लेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसे बंद कर देगा, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम खत्म, वहाँ से रनिंग वाइंडिंग काम करना शुरू कर देती है ना। तो ये क्या परमानेंट कैपेसिटर तो है नहीं, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, है ना। कहाँ पर लिखा है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, क्लियर है। अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ बताने वाला था, तो ये बात आप याद रखेंगे। हाँ, ये मोटर किस पंखे में यूज़ की जाती है ये आप बताएंगे मुझे कॉमेंट करके, है ना। ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे इस मोटर का यूज़ कहाँ पर होता है ना, कहाँ पर इसका यूज़ होता है ये आपको बताना है, क्लियर है। जिसका भी आंसर राइट आएगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा, है ना, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा राइट आंसर क्या है। तो जिसे भी पता है कि इस मोटर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, कह रहा है सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो सी हमने कैपेसिटर लगाया है तो वो क्यों लगाया है ये आपको बताना है, और ये किसके साथ लगा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ लगा है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ हमने क्यों लगाया, इसका रीज़न आपको बताना है। तो देखिए होता क्या है, जब ये मोटर जो गति करती है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्पार्किंग पैदा होती है। जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पर लोड बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्पार्किंग पैदा होती है, और स्पार्किंग को क्या करना है, कम करना है। तो हम यहाँ पर जो कैपेसिटर को लगा देते हैं जिससे कि स्पार्किंग कम हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने हैं, निरंतर गति बनाए रखने के लिए, पावर फैक्टर में सुधार, या फिर ओवरलोडिंग, या फिर संपर्कों पर स्पार्क कम करे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संपर्क होते हैं ना, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्पार्किंग होता है, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो कि इसका उद्देश्य है लगाने का, क्लियर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ये एक पार्ट दिखाया गया है मोटर का, है ना, और कौन सी मोटर है ये आपकी शेड पोल मोटर है, और इसमें कह रहा है कि ये जो एक्स से दर्शाया गया है इसका नाम क्या है, इसका क्या काम होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, दक्षता बढ़ाता है, निरंतर गति बनाए रखना है, या फिर रोटर घुमाव शुरू करे, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, रोटर घुमाव शुरू करे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार बताना है। यहाँ पर ये वाइंडिंग हो रही है तो ये कौन सा वाइंडिंग का प्रकार है ये आपको बताना है। क्या ये हाथ से लपेटने वाली वाइंडिंग है, क्या ये स्किन वाइंडिंग है, क्या ये फर्मर वाइंडिंग है, या फिर मशीन वाइंडिंग है, ये आपको बताना है ये कौन सी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से एक व्यक्ति बैठेगा और वो क्या करेगा, यहाँ से ये लपेट कर वायर यहाँ से लपेटेगा और इसमें इसे भर देगा। तो ये क्या कर रहा है, हाथ से लपेटने वाली वाइंडिंग हो गई, है ना। तो हाथ से लपेटना ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाथ से लपेटने वाली वाइंडिंग है, क्लियर है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कॉलर का क्या कार्य होता है। ये कोई शर्ट वाली कॉलर की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इस कॉलर की, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये काले कलर से ये बनाया गया है, तो ये आपका क्या होता है, कॉलर होता है। तो ये कॉलर का क्या काम होता है ये आपको बताना है ना। इस कॉलर का क्या काम होता है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, या फिर कुंडल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, या फिर निकले हुए किनारों के लिए सामग्री को कसने के मदद करना, या फिर कुंडल से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ना क्षेत्र के चारों ओर क्या करता है, इंसुलेशन प्रदान करता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये जो कॉलर होता है ना वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रदान करता है, चारों जो क्षेत्र होता है उसके चारों ओर क्या करता है, इंसुलेशन प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार का डिजाइन सचित्र वर्णन में किया गया है। यहाँ पर आपको ये रोटरी स्विच दिख रहा है, तो ये किस तरह का स्विच है ये आपको बताना है ना। रोटरी स्विच में ये किस तरह का स्विच है ये आपको बताना है। क्या ये नॉब है, क्या ये उत्तोलक है, या फिर सिक्के का स्लॉट है, या फिर कुंजी संचालन है। तो याद रखेंगे ये हमारा सिक्के का स्लॉट होता है, कॉइन स्लॉट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस शकल को आप याद रखिएगा, ये चित्र पूछा गया है एग्जाम में, है ना। इसे क्या कहते हैं, सिक्के का स्लॉट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है वाइंडिंग का नाम बताइए क्या है। ये वाली वाइंडिंग आपको दे दी जाएगी और बोलेंगे कि इसका नाम बताइए, इस वाइंडिंग का क्या नाम है। और इस वाइंडिंग में ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि इसने निमी ने कुछ आंसर मान रखा है, टीचर्स कुछ इसका आंसर बताते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो याद रखिएगा निमी ने इसका आंसर करेक्ट कर लिया है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम कहते हैं स्कीन वाइंडिंग कहते हैं। स्कीन, स्क्यू नहीं कहेंगे, है ना। स्क्यू वाइंडिंग कैसी होती है, वो तिरछी होती है। इस तरह से देखने में जो तिरछी तिरछी दिखेगी तो वो स्क्यू वाइंडिंग होती है। जबकि ये कौन सी वाइंडिंग है, ये हमारी स्कीन वाइंडिंग है। तो इसे आप याद रखिएगा, स्कीन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए उपयुक्त आरेख जो का नाम बताइए। यहाँ पर आरेख आपको बताया गया है ये वाला, और ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे हल्के में मत लेना। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। यहाँ पर ये पोल दर्शाए गए हैं, यहाँ पर फेज ए, फेज बी, फेज सी, है ना। तो ये हमारा कौन सा होता है, रिंग डायग्राम होता है। कौन सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिंग डायग्राम कहते हैं। तो याद रखेंगे, कहाँ पर दिख रहा है आपको, रिंग डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिंग डायग्राम। क्लियर, ये आपका क्या होता है, रिंग डायग्राम होता है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है बाइंडिंग के लिए किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। ये बाइंडिंग का एक टेस्ट हो रहा है और ये कौन सा टेस्ट है ये आपको बताना है। तो इसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पोलैरिटी टेस्ट समझते हैं, लेकिन ये पोलैरिटी टेस्ट नहीं है, है ना। पहले ही बता देता हूँ, ये पोलैरिटी टेस्ट नहीं है, ये होता है रेजिस्टेंस टेस्ट। क्या होता है, रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, कह रहा है वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सही है ये आपको बताना है। ये वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण हो रहा है, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, पिछला जो चित्र मैंने आपको दिखाया था वो रेजिस्टेंस टेस्ट था, ये आपका क्या है, पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है। कौन सा, पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब सारे क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधि क्या है ये आपको बताना है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है भाई, आर है ना, यहाँ पर आर, वाई और बी 3 फेज जा रहे हैं, तीनों फेज से ही मोटर चल रही है, मतलब 3 फेज मोटर है ना। कह रहा है 3 फेज मोटर में ये कौन सी संचालन विधि है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसी से 3 फेज निकाल करके दूसरी मोटर को दे दिया और इसे हम क्या कहते हैं, कैस्केड संचालन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्केड संचालन या कैस्केड मेथड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कैस्केड संचालन विधि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, कैस्केड संचालन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि आपसे कह रहा है एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये यहाँ पर आपको एक रोटर दिख रहा है ना, तो इसमें आपको ये एक्स से जो दर्शाया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये क्या है, ये क्या लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन्हें बेयरिंग समझने लगते हैं, लेकिन ये बेयरिंग्स नहीं है, है ना। इन्हें आप बेयरिंग्स नहीं कहेंगे, ये हमारे क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स हैं। क्या है, स्लिप रिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर जाएगा, ये हमारे स्लिप रिंग्स होते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर
और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है, ये हमें बताना है। एसी कॉइल वाइंडिंग यहाँ पर दे रखी है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है क्या नाम है, और ये आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये चित्र जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, होल कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम होल कॉइल वाइंडिंग कहते हैं, तो याद रखिएगा। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरे कुंडल वाइंडिंग, हिंदी में कहते हैं पूरे कुंडल वाइंडिंग, और इंग्लिश में कहते हैं होल कॉइल वाइंडिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 56 नंबर, और ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वही कि कुंडली वाइंडिंग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको चित्र दे देगा और कहेगा इस वाइंडिंग का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो काफ़ी आसान है। ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, ये आपको डायमंड की तरह देखने में लग रहा है ना, ये सारे शेप आप देखेंगे तो आपको ये डायमंड की तरह लग रहा है। तो ये कौन सी बाइंडिंग हो जाएगी, डायमंड मेश शेप्ड कॉइल बाइंडिंग। ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये किसकी तरह देखने में लग रहा है, डायमंड की तरह लग रहा है, तो ये आपका डायमंड मेश शेप बाइंडिंग हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, और ये हमसे कह रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। यहाँ पर ये स्टार्टर दे रखा है, और ये स्टार्टर वाले क्वेश्चन ना 2-3 तरह से पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपसे इसी तरह से पूछेगा, है ना, और अगर आपसे नॉर्मल पूछा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर होता है। अगर इसके अंदर इस तरह से बना दिया जाए, जैसे इसके अंदर इस तरह से बना दिया जाए, 1 मिनट मैं बड़ा करके बनाता हूँ थोड़ा। देखिए अगर ये इस तरह से बना दिया जाए, है ना, तो ये कौन सा स्टार्टर हो जाता है, ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाता है। कौन सा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्लियर, ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। अगर इस तरह से बनाएं तो ये आपका कौन सा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा। अगर इसके अंदर लिखा है DOL तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, तो अभी कौन सा है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, है ना। तो कहाँ पर है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, और ये हमसे कह रहा है वाइंडिंग मशीन के भाग X का चिन्हित करें। यहाँ पर जो X से दर्शाया गया है, ये वाला पार्ट कह रहा है इस तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसे हम कहते हैं खराद का धुरा, क्या कहते हैं, मैंड्रल, है ना, मेंटल नहीं कह रहे हैं, मैंड्रल, है ना, इसे क्या कहते हैं, खराद का धुरा यानी मैंड्रल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, और ये हमसे कह रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए क्या है। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अगेन अभी मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्टर कहलाता है ना, स्टार्टर। और ये कौन सा स्टार्टर है वो हम इसे देखकर बताते हैं। तो ये क्या है, ये स्टार और डेल्टा है, क्योंकि देखिए स्टार आपका इस तरह से होता है, ये आपका क्या है, स्टार, है ना, और डेल्टा आपका इस तरह से होता है। तो इसने किया क्या है, दोनों को मिला दिया है ना, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये शकल कुछ ऐसी बन जाएगी, और ये हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्लियर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ पर दिख रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बड़े ही आसानी से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। और इस सर्किट का प्रकार पूछता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए रिमोट कंट्रोल नहीं है ये, है ना, इसे हम कहते हैं इंचिंग कंट्रोल। क्या कहते हैं, इंचिंग कंट्रोल, क्योंकि इसमें जॉगिंग स्विच के साथ है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंचिंग कंट्रोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमसे कह रहा है कि एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है चित्र, और चित्र में ही आप देखकर बता देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये बना पड़ा है, और ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर की तरह देखने में लग रहा है कुछ ना कुछ, है ना, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की तरह देखने में लग रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये सर्किट दिए गए है और आपसे पूछ रहा है इस वाले भाग का नाम, इसे क्या कहते हैं। तो क्या मैंने आपको नहीं बताया, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं, सहायक संपर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। ये आपकी ओवरलोड रिले होती है ना, ये आपका ऑन स्विच होता है, ये आपका ऑफ स्विच होता है, ये आपका फ्यूज है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछ रहा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार आपको बताना है क्या है। आपके सामने चित्र दे दिया गया है और बोल रहा है कि इसका वाइंडिंग का प्रकार आपको बताना है क्या है।
तो ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, ये आपको बास्केट की तरह लग रहा है ना, टोकरी होती है, टोकरी है ना, उसके तरह लग रहा है देखने में, बास्केट की तरह। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग, है ना, क्या कहते हैं, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट किस परिचालन में उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है, और सर्किट आपके सामने दे रखा है। तो देखिए जब भी ऐसा आपको सर्किट दिखे जिसमें आपको स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन और ओवरलोड रिले, है ना, और यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वगैरह दिखे, तो वो हमारा किस में होता है, वो हमारा इंचिंग सर्किट में होता है। किस में, इंचिंग में होता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंचिंग। ओके, गलत आंसर मत लगा देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह प्रक्रिया क्या है। रीवाइंडिंग जब आप करते हो, किसी मोटर को रीवाइंड करते हो, दोबारा से वाइंडिंग करते हो, तो आप क्या करते हो, ये क्या कर रहा है ना, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, इसमें हथौड़े से, है ना, क्या कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं वेजेस निकालना। क्या कहते हैं, वेजेस को हटाना या फिर वेजेस निकालना। ये आपका राइट आंसर चला जाएगा, रिमूविंग ऑफ वेजेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर एक आर्मेचर की वाइंडिंग दिखा रखी है, कह रहा है ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वाई से हम क्या डिनोट करते हैं, वाई का मतलब होता है पिच, है ना, वाई का मतलब क्या होता है, पिच, और बी है मतलब बैक पिच की बात हो रही है ना, और यहाँ पर भी वाई का मतलब पिच है, और एफ है मतलब फ्रंट पिच की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा कौन है ना, बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे बी वाला बड़ा है, मतलब इसके ऊपर इस तरह से मुंह खोल देंगे, जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह खोल देते हैं ना, तो बी वाला बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खोल दिया। मतलब अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है, यानी बैक पिच क्या है, ज़्यादा है, और फ्रंट पिच क्या है, कम है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमारी बैक पिच कम ज़्यादा हो और फ्रंट पिच कम हो, है ना, फ्रंट पिच कम है, बैक पिच ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव लैग बाइंडिंग। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग। वेब बाइंडिंग नहीं होगा, तो वेब वाले तो वैसे ही काट दीजिए, है ना। तो प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड, है ना। अब यहाँ पर देखिए, शून्य भार से पूर्ण भार की में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। यानी यहाँ पर आपको मोटा मोटी क्या करना है, इस वाले वक्र को आपको ध्यान में रखना है। ये वक्र किसका होता है, तो याद रखिएगा ये वक्र किसका होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है ना। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जब हम जो है शून्य भार से पूर्ण भार, यानी जीरो लोड से फुल लोड में डीसी शंट मोटर की जो गति देखते हैं ना, तो गति क्या होती है, कम होती है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है ना, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 68 है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण में दर्शाया गया है ना। वाइंडिंग दोष यहाँ पर पूछेगा, और यहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले समझिए ये कौन सा ग्राउलर है। ग्राउलर 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर है ना, तो एक्सटर्नल ग्राउलर हो गया। और ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है। और ये हमारा क्या है, ब्लेड है, जिसे हम हेक्सा ब्लेड कहते हैं, है ना। तो देखिए अगर है जो एक्सटर्नल ग्राउलर है और आर्मेचर हो, अगर उसके ऊपर ब्लेड रखा हुआ है ना, ब्लेड रखा हुआ है, तो कौन सा सर्किट होगा, शॉर्ट कॉइल टेस्ट, है ना। कौन सा टेस्ट होगा, शॉर्ट कॉइल टेस्ट। अगर ब्लेड है तो मान लीजिए ब्लेड यहाँ पर नहीं होता, ब्लेड नहीं होता, तो कौन सा होता, ओपन, है ना, ओपन कॉइल टेस्ट। कौन सा होता, ओपन कॉइल टेस्ट। तो इसे आप याद रखिएगा, अगर ब्लेड है तो शॉर्ट कॉइल टेस्ट, ब्लेड नहीं है तो ओपन कॉइल टेस्ट। तो ब्लेड है मतलब शॉर्ट कॉइल टेस्ट आपका राइट आंसर जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है, शॉर्ट कॉइल फॉल्ट आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर यहाँ पर ब्लेड नहीं होता तो ओपन कॉइल फॉल्ट जाता, तो इसे आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये हम ब्लेड क्यों लगाते हैं, यहाँ पर ब्लेड इसलिए लगाते हैं, जैसे जहाँ पर भी यहाँ पर शॉर्ट होगा कॉइल, तो वहाँ पर जैसे ही इस ब्लेड के संपर्क में आएगा तो ये ब्लेड क्या करेगा, कंपन करने लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्लेड लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और आपके 2 तरह के ग्राउलर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमेशा हम किस में करते हैं, रोटर में, है ना। और इंटरनल हम स्टेटर में करते हैं, जो स्थिर भाग होता है ना, जांच करते हैं स्टेटर की। और ओपन और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इसमें भी करते हैं, इसमें भी ओपन और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट टेस्ट करते हैं, है ना। तो ये बाकी मैंने डिटेल्स में बता रखा है वीडियोस में, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन,
और ये हमसे क्या कह रहा है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है ना। ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर दर्शाई गई है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर स्लॉट में डाला, फिर इसके बाद कौन सी स्लॉट नंबर 3 में, मतलब 1 को छोड़ दिया। 2 नंबर स्लॉट में डाला, फिर मैंने 4 नंबर स्लॉट में डाल दिया, मतलब 1 को यहाँ पे भी छोड़ दिया। मतलब गैप कितने का है, यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, गैप 1 का आ रहा है ना। जब भी गैप 1 का आए तो वो कौन सी होती है, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है ना, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जब भी देखिए गैप 1 का आएगा तो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, अगर गैप 1 का भी नहीं है तो वो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होगी, है ना। तो अभी गैप किसका आ रहा है, 1 का, तो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर 2 का गैप आता तो ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, 3 का गैप आता तो क्वाड्रप्लेक्स लैप बाइंडिंग। ये आप ट्रिक याद रखेंगे, इससे आप इसे कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर हेक्साब्लेड रखा होता है ना, तो वो कौन सा टेस्ट होता, शॉर्ट कॉइल टेस्ट। लेकिन यहाँ पर हेक्साब्लेड नहीं है, तो ये कौन सा टेस्ट होगा, ओपन कॉइल टेस्ट, है ना। कौन सा होगा, ओपन कॉइल टेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जो दर्शाया गया है। स्पीड और टॉर्क का यहाँ पर जो है विशेषता वक्र दर्शाया गया है, और ये किस मोटर का है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। किसका है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, और ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो है ये भी फील्ड वाइंडिंग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते थे, है ना। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है ना। ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग बात तो एक ही है ना, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी कौन सी वाइंडिंग, ये पैरेलल में है ना, एक दूसरे के समांतर में है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी, फील्ड पैरेलल मेथड, है ना। फील्ड वाइंडिंग किस में है, पैरेलल में है, तो ये फील्ड पैरेलल मेथड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा, फील्ड पैरेलल मेथड, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा है डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, ये आपको बताना है। गति नियंत्रण विधि का नाम पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका आर्मेचर हो गया, है ना, और ये आर्मेचर को कौन डाइवर्ट कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो ये क्या कर रहा है, आर्मेचर को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। तो कौन सा मेथड हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। कौन सा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, जो कि आपसे कह रहा है डीसी मोटर का क्या नाम है, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा आर्मेचर है, और आर्मेचर के सीरीज़ में ही क्या यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी है, सीरीज़ में जुड़ी है ना। तो ये सीरीज मोटर हो जाएगी। अगर यही पैरेलल में जुड़ी होती तो शंट मोटर हो जाती, है ना। तो अभी कौन सी है, सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो जो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। यहाँ पर डीसी मोटर का प्रकार आपको बताना है कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था ये आपका आर्मेचर है, ये आपके सीरीज, ये फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी, सीरीज में, तो इसे सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ये पैरेलल में जुड़ी है तो इसे शंट वाइंडिंग कहते हैं, है ना। जब भी दोनों वाइंडिंग होती हैं तो शंट वाइंडिंग को देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, शंट वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को देखिए वो किस किस को कवर कर रहा है। अगर वो सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रहा है मतलब वो शॉर्ट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट हो जाएगा। अगर वो दोनों को कवर कर रहा है इस तरह से, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। तो अभी आप इस केस में देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, जो शंट वाइंडिंग है उसने किसको कवर किया है, सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है, और सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है मतलब वो शॉर्ट शंट है ना। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जो कि 100% क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, और ये हमसे कह रहा है कि उपकरण का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये आपके पास उपकरण है, मैंने आपको बताया था इस तरह से एम आकार का आपको उपकरण मिलेगा। वो आपका क्या होता है, ग्राउलर होता है। और ग्राउलर कौन सा होता है, दो तरह के ग्राउलर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपका कौन सा ग्राउलर होगा, ये आपका एक्सटर्नल ग्राउलर होगा। कौन सा, एक्सटर्नल ग्राउलर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक्स से यहाँ पर दर्शाया गया है, इस स्लॉट का नाम बताना है। इस स्लॉट का नाम क्या है, तो मैंने बताया था की बेस को फिक्स करने के लिए इस स्लॉट का यूज़ करते हैं ना, की बेस को फिक्स करने के लिए।
देखिए की बेस को फिक्स करने के लिए यानी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। तो ये क्वेश्चन आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। जो हमने यहाँ पर ये इस तरह से वाइंडिंग करी है, तो यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया है यहाँ पर, है ना। हमसे कह रहा है यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया है इस तरह से। तो दोस्तों जैसे मान लो मेरी मोटर अभी जो है इस डायरेक्शन में घूम रही है ना, और मैं उसे इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूँ, यानी अचानक से उसकी क्या कर दी, रोटेशन चेंज कर दी। तो जब अचानक से रोटेशन चेंज करते तो मोटर क्या होती है, झटका लेती है अचानक से, है ना, झटका लेती है ना। तो झटके को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर कह रहा है कि स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी स्मूथली हम रिवर्स कर सके करंट की डायरेक्शन को, इसलिए हम जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने देखा मैंने कितने क्वेश्चंस को करा दिया है। लगभग मैंने आपको इस वीडियो में, है ना, 77, है ना, 78 क्वेश्चंस को करा दिया है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपके सीबीटी एग्ज़ाम में यहीं से मिलने वाले हैं, है ना। तो चित्र के मैंने आपको क्वेश्चन 78 क्वेश्चंस बताए हैं, और यकीन मानिए अगर आपने इन 78 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया ना, तो एक भी चित्र वाला क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। अगर चित्र वाले क्वेश्चंस आएंगे तो समझिएगा क्लास यही आपको फंसने वाली है, क्योंकि इसी क्लास से क्वेश्चंस फंसेंगे। और हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद अपना फीडबैक इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस मिले इस क्लास से, है ना। तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने आपको नंबर भी अपना बता रखा है, आप इस नंबर पर मुझे बता सकते हो, है ना। इस नंबर पे आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि क्लासेस से कितने क्वेश्चंस फंस रहे हैं। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्लास से फंसने वाले हैं, चित्र वाले। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएँ। आपके दोस्त भी अगर सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, तो ये क्लास उनके लिए काफ़ी है, ज़रूर शेयर करिएगा। वो आपको ज़रूर थैंक्स बोलने वाले हैं एग्ज़ाम के बाद, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।